नमस्कार। जैसा कल बात हो गई थी कि हम इस वीडियो में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये सांख्यिकी क्या है, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे। यह गणित की वह शाखा है जिसमें प्रारंभिक आंकड़ों का संकलन अर्थात कलेक्शन, वर्गीकरण, डिवाइडेशन व सारणीयन करके उन्हें सरलीकृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये सारा काम संकलन करने का, वर्गीकरण करने का और सारणीयन करने का काम किसके अंतर्गत होता है? सांख्यिकी के अंतर्गत होता है। अर्थात ये सब काम, ये सब अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। इसी के अंतर्गत हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो आज हमारा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत माध्य अर्थात मीन, माध्यक अर्थात मीडियन और बहुलक अर्थात मोड को हम पढ़ेंगे, अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जो इस प्रश्नमाला का बिंदु होगा वो होगा माध्य। तो हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं माध्य का। देखिए दोस्तों, माध्य, अभी अभी बात हुई थी, माध्य को कहते हैं मीन। ये जो मीन है, माध्य है, इसको ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं। माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये एक सूत्र हो गया जिससे हम माध्य ज्ञात करते हैं। दोस्तों, इस माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। और इसको औसत भी बोलते हैं। ऐसे करके इन तीनों के लिए ये एक सूत्र है जिसे हम अभी इस बिंदु के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इस सूत्र में मान रखने के लिए हमें कोई भी क्वेश्चन से इसको हम समझें तो आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं इस सूत्र से, और मैं इसको वापस लिख रहा हूं और इसको माध्य की जगह में लिख देता हूं समांतर माध्य x बार बराबर। क्वेश्चन जो अभी हम लें उसमें मान लो कोई भी श्रेणी है, श्रेणी 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको ये कह दिया जाए कि आप इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके ये इस सूत्र में मान रखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग का मतलब यहाँ पे जो भी आंकड़े आपको दे रखे हैं, संख्यात्मक मान जो आपको दे रखा है, इसको हम ऐसे कैसे योग में योग का चिन्ह लगा करके और लिखते हैं। ये हो गया आंकड़ों का योग। और आंकड़ों की संख्या के लिए हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे लिख देंगे 5। बहुत सिंपल सा काम है। हमने इनको सबको जोड़ा अर्थात आंकड़ों का योग किया और उसके नीचे आंकड़ों की संख्या जितनी है वो हमने लिख दी। अब इसके बाद या x बार में x बार ही लिख रहा हूँ इसको, इनको सबको जोड़ें तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, इनका योग हो गया और ये इनकी संख्या हो गई। इसको आगे डिफाइन करें, हल करें तो ये हो जाएगा x बार बराबर 3। तो दोस्तों, ये इसका समांतर माध्य होगा, अर्थात समांतर माध्य x बार का मान 3 होगा। ये माध्य का एक पहला सवाल या एक पहली स्टेप होगी। दोस्तों, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर लें तो इसमें देखिए आपको कोई कह दे
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। अगर आपको ऐसा कह दिया जाता है तो फिर इसमें कोई भी आंकड़े हमें दिए नहीं, वो हमको लिखने पड़ेंगे जैसा प्रश्न ने कहा है। और इसके अनुसार अगर हम बात करें तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का मतलब हुआ कि शुरुआत से लेकर के विषम संख्या लिखनी है, वो भी 10। और वो क्या 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 होंगे देखिए, पहली संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। आप इनको गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी 10 की बात की थी, 10 विषम संख्याएं, और ये विषम ही है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उनको हमने छांट लिया शुरुआत की 10 संख्याओं का। अब आपको कहता है समांतर माध्य ज्ञात करो, तो फिर आपके पास संख्यात्मक मान आ गया, आंकड़े आपके पास उपलब्ध हो गए। अब उसी सूत्र में मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा x बार बराबर, इसलिए x बार बराबर आंकड़ों का योग, इनको जोड़ेंगे। और दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कितने हैं, आंकड़ों की संख्या क्या है वो आप लोगों को लिखनी ही पड़ेगी। और ये संख्या आपको लिखने के बाद बताना पड़ेगा कि इनका मान 10 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, वैसे इसने बोल भी दिया था 10। अब यहाँ पे x बार बराबर इन सबको जोड़ें, तो दोस्तों इनको जोड़ने पर ये आएगा 100 और बटे में संख्यात्मक मान 10, आंकड़ों की संख्या 10 है। इसको हल करें यदि तो ये हो जाएगा x बार बराबर, इसका अर्थ हुआ कि आपका समांतर माध्य इस क्वेश्चन के लिए प्रथम 10 विषम संख्याओं के लिए 10 होगा। सूत्र वही है, हमें लिखना पड़ेगा और इसमें मान रख के इस तरह से हल करना पड़ेगा। ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ये बहुत सिंपल काम है और इससे माध्य ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद यदि आपको कह दे दोस्तों, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, आपको कह दे कोई कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का नहीं सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, तो ये उस पर डिपेंड करता है प्रश्न वाले पे कि वो क्या कहता है। तो यहाँ पे मान लो प्रथम 10 सम संख्याओं की बात है, तो प्रथम 10 सम संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी या छांटनी पड़ेंगी और लिखनी पड़ेंगी। तो सम संख्या का अर्थ होता है ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने 10 कही है तो संख्याएं भी 10 ही होनी चाहिए, इसलिए इसको काउंट कर लेंगे। इसके बाद सूत्र में मान रखते हैं तो x बार बराबर, इसलिए x बार बराबर इनको जोड़ना है, आंकड़ों का योग करना है। सूत्र मैंने ऊपर लिख रखा है और इसमें मैं मान रख रहा हूं, इनको जोड़ूंगा। संख्या है 10, इन सबको जोड़ेंगे तो 110, आप इनको जोड़ के देखेंगे और बटे में 10। इसको हल करने पर आया 11, अर्थात समांतर माध्य का मान 11 होगा। दोस्तों ये जो कुछ भी आपने देखा ये है समांतर माध्य या माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, सामान्य संख्याओं का, सामान्य आंकड़ों का, जो आप लोगों को इस तरह से दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन, सूत्र दोस्तों जो आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे वो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम 3 कहें या 4, 3 क्वेश्चन हो चुके, क्वेश्चन नंबर 4 हम कहें इसको, तो आता है कि 5 कर्मचारियों का मासिक वेतन, मासिक वेतन 4000, 2000, 3000, 6000 व
5,000 रुपये है इनका औसत मासिक वेतन ज्ञात करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप 5 हैं, कर्मचारी 5 हैं, इसका मतलब संख्या आंकड़ों की 5 होगी। पांचों का मासिक वेतन अलग अलग रहता है, एक का 4,000, एक का 2,000, एक का 3,000, एक का 6,000, एक का 5,000 है। अब आप इनका औसत मासिक वेतन ज्ञात करो, या समांतर माध्य ज्ञात करो, या माध्य ज्ञात करो, तो फिर आपको सूत्र लिखना पड़ेगा x बार बराबर, और इनका जोड़ 4,000, 2,000, 3,000, 6,000 और 5,000। ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन से देख के, और ये संख्या है 5। इसके बाद x बार बराबर इन सबको जोड़ो, 4 2 6 3 9 6 15 और 5 20, 20,000 और बटे में 5। और इसको जब हम हल करेंगे तो x बार बराबर 4,000 रुपए जो ये हैं, ये इसका माध्य आ जाएगा या समांतर माध्य होगा। ये क्वेश्चन इस तरह का है दोस्तों। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 4 8 5 x 3 2 1 का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में पहले ही उसने समांतर माध्य दे दिया और एक डिजिट, एक संख्या गायब कर दी यहाँ से। इसका मान हमको ज्ञात करना है, जहां उसने x लिखा है अर्थात x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। उसके लिए हम जानते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र यही है, x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। दोस्तों x बार दोनों समांतर माध्य है और समांतर माध्य यहाँ पे 4 दे रखा है, तो यहाँ पे हमको 4 लिखना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा 4 को 4/1 लिख सकते हैं। और इसके बाद आंकड़ों का योग है, तो आंकड़े ये सारे होंगे। इनका योग करने के लिए मुझे सबको लिखना पड़ेगा इस तरह से, जिसमें x भी शामिल होगा। और बटे में इनको गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगी संख्या 8। इसके बाद इन सबको जोड़ूंगा, 26 प्लस x बटा 8। मैंने 3 और 4 7 और 8 15 5 20 और 6 26 और प्लस x है, उसको प्लस x ही लिखूंगा क्योंकि x की वैल्यू इसमें जुड़ नहीं सकती। अब हम इसको वज्र गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, या फिर मैं पहले इसको लिख दूं 26 प्लस x को 1 से गुणा किया बराबर 8 चौक 32, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वज्र गुणा करने पर अब इसको पक्षांतरण करूंगा, तो आप इधर देख सकते हैं 26 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इधर x बचेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, और पहले से 32 लिखा हुआ है माइनस का 26 हो गया, x बराबर 6 इसका आंसर होगा। अर्थात x का मान ज्ञात कीजिए में x की वैल्यू आ गई 6। ये भी पहले से समांतर माध्य दिया हुआ हो और एक डिजिट गायब कर दी गई हो, उसका मान निकालने का तरीका है और परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, महत्वपूर्ण सवालों की गिनती में आता है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल, दोस्तों ये सवाल जो लिखा हुआ है इसमें x की वैल्यू, यहाँ पे इसने x की संख्या गायब की जिसका मान आया 6। अब जरूरी नहीं है वो इसको गायब करे, वो किसी को भी गायब कर सकता है। यहाँ पे x लिख देगा, y लिख देगा, p लिख देगा, जो भी कहेगा उसी का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और कायदा वही रहेगा, तरीका वही रहेगा जो अभी अभी अपन ने किया।
अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन है। एक ए सेक्शन के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, तथा वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम। 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। सेक्शन 2 हो गए, छात्र संख्या अलग अलग हो गई, उनका औसत भार भी अलग अलग है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करो। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करो। तो औसत भार की गणना करनी है और वो भी 60 छात्रों की, कुल 60 छात्रों की। तो इसमें कुल 60 जो है वो दोनों सेक्शनों के मिला के हो गए 25 और 35। तो पहले हम इनका औसत भार जो दे रखा है उससे कुल भार ज्ञात करें और उसके बाद फिर हम औसत भार ज्ञात करें सबका मिला करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रश्न अनुसार, चूंकि प्रश्न अनुसार 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, इसलिए इन 25 छात्रों का कुल भार 51 गुणा 25 बराबर 25 × 25 2 25 × 125 और 2 127 1275 किलोग्राम होगा। ये आपका कुल भार हो गया। इसी प्रकार 35 छात्रों का कुल भार 54, यहाँ पे औसत है, गुणा 35, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140 14 और ये हो गया 140 होते 175 और 4 79 और 10 89 189 किलोग्राम होगा। अर्थात ये इनका औसत भार 1890 किलोग्राम होगा और उनका 1275 किलोग्राम होगा। ये कैसे आया, इसको आप अच्छे से गुणा करके देख सकते हो। रफ काम में 54 × 35 कर सकते हो, डायरेक्ट करने की बजाय। 5 2 का 20, 5 5 25 और 2 27, 4 3 12, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 1890। इस तरह से आपको रफ में काम करके वहां पे लिखना है। थोड़ी सी भी गलती होगी तो वो आपका पूरे सवाल को गलत करवा सकते हैं, इसलिए हमको इसको रफ में गुणा करके देख लेना चाहिए। ठीक, इसके बाद अब बात आई, अतः 25 + 35 अतः 60 छात्रों का औसत, 60 छात्रों का पहले कुल भार 1275 + 1890, और इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 9 और 7 16, 8 और 2 10 और 11 2 और 1 3 3165 किलो। ये हो गया इसका, इनका कुल भार। इसलिए 60 छात्रों का औसत भार होगा, और इसके लिए आपको कुल जो भार है वो और कुल जो संख्या है वो, इसमें इसका भाग देना होगा। और इसको हम काट सकते हैं वैसे 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, या 5 6 का 30, 1 5 3 15 और 5 3 15, 5 1 5 5 2, ये कैंसिल हो गया, 5 से दोनों में भाग गया। अब आता है इसमें, या इसमें भाग देंगे तो 12 2 24 12 36 12 54 12 5 60 5 3
33, 12 दूना 24, 12 31 36, 12 दूना 24, 6 3 9 90, 12 संते 84, 6 60, 12 पंजे 60 किलोग्राम, अर्थात 52.75 किलोग्राम इनका 60 छात्रों का कुल औसत भार होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हमको ऐसे हल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं उसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन, पांच संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताओ, ये ज्ञात करो। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। अब ये जो हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है उसके लिए देखिए, पांच संख्याओं का औसत 18, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो औसत 18 है, तो पांच संख्याओं का कुल मान कितना होगा उसके लिए हल, क्योंकि पांच संख्याओं का औसत बराबर 18 है, इसलिए इन पांच संख्याओं का कुल मान 18 गुणा 5 बराबर 90 होगा। गुणा करने के बाद में जो मान आया इनका कुल मान होगा और वो 90 होगा। इसी प्रकार एक संख्या हटा देने के बाद शेष बची चार संख्या उनका कुल मान 4 गुणा या 16 गुणा 4, क्योंकि हटा देने के बाद उनका औसत 16 हो जाता है, तो फिर 16 गुणा 4 और ये बराबर होगा 64 होगा। अतः हटाई गई संख्या 90, पहले पांचों का कुल मान जब पांचों संख्या थी और एक जब हटा दी गई तो हटाने के बाद 64 हो गई और इनको घटाने के बाद 26 इसका मान होगा। अतः हटाई गई संख्या 26 होगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 कर्मचारी थे। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 5 संख्या थे, 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन दे देगा साहब 3000 रुपया है। फिर उसमें से साहब एक को हटा दिया गया, या एक कर्मचारी रिटायर्ड हो गया या सेवानिवृत्त हो गया, अर्थात तो चला गया, तो 5 में से एक चला गया तो 4 रह जाएंगे। और उनका अगर औसत बता दें कि उनका औसत अब 3200 रुपये हो गया औसत मासिक वेतन, तो फिर सेम ये की तरीका लगा के उसका निकाल देंगे। इसमें एक जैसे पैटर्न के सवालों को उसके ढंग से हल किया जा सकता है समझ के, वो चाहे उनको संख्या बोले, वो चाहे उनको कर्मचारी बोले, वो चाहे उनको पेड़ों की संख्या बोले, वो चाहे उनको मवेशियों की संख्या बोले, जानवरों की संख्या बोले, मरीजों की संख्या बोले, जो भी कह सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए
प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिए संख्याएं 13 है, हमको पता नहीं है तो फिर हमको मानना पड़ेगा। तो इसको हल करते समय हल माना वे संख्याएं x1, x2, x3 डॉट 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 x13 है। ये हमने मानी है कि मान लिया वे संख्याएं ये है। अब अगर ये है तो इनका और माध्य 24 दे रखा है, तो माध्य 24 तो यहां लिखना पड़ेगा प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार माध्य या इनका माध्य 24 है, तो फिर सूत्र अनुसार का मान रखना पड़ेगा। इसलिए सूत्र अनुसार माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x13, यहां भी प्लस लगा दो, और बटे में संख्या है 13। यहां माध्य की जगह हमको लिखना पड़ेगा 24, और इसको ज्यादा करें 24/1 लिख सकते हैं। ये हो गया मान इसके हिसाब से। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 1 दोस्तों, इसको कह दें समीकरण नंबर 1, अर्थात इसका मान 24 है, अर्थात इसका माध्य 24 है। अब प्रश्न वाले ने कह दिया कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए, तो यहां पे लिखना पड़ेगा यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो जो x1 है वो x1 प्लस 3 हो जाएगी, तो यहां पे हो गया, तो संख्याएं निम्न प्रकार होंगी, निम्न प्रकार होंगी। और इसके लिए मैं लिख देता हूं x1 प्लस 3, ये पहली संख्या हो जाएगी, कोमा x2 प्लस 3, और ऐसे प्लस लगाते जाओ लिखते जाओ, और ये लास्ट होगी x13 प्लस 3। ये होंगी वो संख्या। अब पूछना चाह रहा है कि नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, तो नया माध्य क्या होगा ये हमें पता होगा तभी तो परिवर्तन बता पाएंगे, क्योंकि पहला माध्य यानी पुराना माध्य 24 है, तो नया क्या आएगा उसमें जो भी अंतर होगा वो हम बता देंगे। तो फिर नया आएगा, इसको हम मान लेते हैं, माना नया माध्य x बार है, ये मान लिया हमने। क्या माना हमने? x बार। और अब x बार माना तो इसलिए x बार बराबर, अब मैं इन संख्याओं को जोड़ूंगा जो कि 3 जुड़े हुए हैं, उन सबको जोड़ूंगा, तो इसका अर्थ हो गया x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 और प्लस डॉट डॉट करते करते प्लस x13 प्लस 3 करूंगा, और बटे में संख्या तो 13 ही रहेगी, संख्या तो वही है, सेम बदली नहीं है, केवल प्रत्येक में 3 जुड़ा है। इसके बाद या x बार बराबर, अब इसमें से जो ये 3 है इनको लिखने के लिए हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 लगा के x13 लिख के, और इनको लिखा जा सकता है प्लस 3 गुणा 13, अर्थात ये जो 3 जुड़ा हुआ है ये 13 संख्याओं में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 3 गुणा 13 प्लस लगा के लिख सकते हैं, और बटे में 13, तो फिर यहां भी 13। और इसके बाद मान रख दें समीकरण नंबर 1 से, मान रखने पर तो x बार बराबर
यहाँ पे इसका मान देखो दोस्तों, x ये कोष्टक और बटे 13, ये पूरा कोष्टक और बटे में 13 का यदि हम मान देखें तो इसका मान 24 है। यहाँ पे इसका मान 24, तो मैं यहाँ इसकी जगह 24 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 24, ये हो गया, और प्लस 13 × 39 और बटे में 13, और ये हो जाएगा या 24 + 3 या 27। तो नया माध्य 27 होगा, पुराना माध्य 24 और नया माध्य 27 होगा। अर्थात दोस्तों इसको लिख सकते हैं कि नए माध्य में 3 बढ़ जाएंगे, अर्थात नया माध्य 3 अधिक होगा। ये हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें माध्य में सिंपल जो क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हमने आज की इस क्लास में आप लोगों को समझाया। और इसके बाद माध्य में ही अलग स्टेप जो है, इसके नेक्स्ट जो स्टेप होंगी वो हम आपको अगले कालांश में समझाएंगे, अगले वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, समझाएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, फिर